ही नहीं सकती जब तक तीन चीजें ना हो। ये मैं आपकी पॉलिटिकल ट्रेनिंग भी करता जाऊं कि सबसे पहले एक आजाद मीडिया चाहिए, आपको मुबशर लुकमान जैसे लोग चाहिए जो आपको आगाह करें कि मुल्क में क्या हो रहा है। सियासी शऊर लोगों में पैदा हो। जब तक फ्रीडम ऑफ स्पीच और आजाद मीडिया नहीं होता तो लोगों के अंदर वो शऊर नहीं पैदा होता कि वो वोट किसको दे। इसलिए एक आजाद मीडिया एक पिलर है जमहूरियत का, जो पाकिस्तान में है, और बड़ी मेहनत से लोगों ने लड़ के मुकाबला करके अपने आप को मुश्किलों का सामना करते हुए उन्होंने मीडिया को आजाद किया। और मैं आज खास एक ट्रिब्यूट पे करना चाहता हूं मुबशर लुकमान को। इसने मुबशर के ऊपर धमकियां दी गई, इसकी जिंदगी को हर किस्म के थ्रेट्स दिए गए, इसको एक तो फॉलो किया गया, इसकी गाड़ी के ऊपर टक्कर भी मारी गई एक दफा मुबशर लुकमान की जुबान बंद करने के लिए। मैं इनको आज इसलिए खराज तहसीन पेश करता हूं कि ये खड़े हुए उन माफियाज के खिलाफ जो आज थोड़े से माफिया पाकिस्तान को कंट्रोल करके बैठे हुए हैं। और तो मीडिया आजाद हो गया पाकिस्तान का, फिर अदलिया आजाद हुई और हम सब ने सड़कों पर निकल के अपनी अदलिया को आजाद करवाया। कभी ऐसे नहीं हुआ कि एक कौम के लोग एक आजाद अदलिया के लिए सड़कों पर निकले हो, ये कभी नहीं हुआ पहले। तो ये पाकिस्तानी कौम ने जदोजहद करके एक आजाद अदलिया लेके आई। अब एक चीज की कमी है और इसलिए आप समझ जाएं कि 14 अगस्त की कामयाबी पाकिस्तान के मुस्तकबिल की कामयाबी के साथ जुड़ी हुई है। क्योंकि जब तक एक मुल्क में पाकिस्तान में साफ और शफाफ इलेक्शन नहीं होंगे जमहूरियत नहीं आएगी। वो तो सदाम हुसैन भी इलेक्शन करवाता था, 100% वोट ले जाता था। अभी मिस्र के अंदर मुर्सी ने सीसी ने इलेक्शन करवाया, वो भी 96% वोट ले गया। वो सब इलेक्शन करवाते थे। हुस्नी मुबारक मुगाबे जिम्बाब्वे में सब इलेक्शन करवाते रहे 30-30 साल से। जमहूरियत नहीं आई। जमहूरियत तब आती है जब आपके मुल्क में जब तक साफ और शफाफ इलेक्शन ना हो जमहूरियत नहीं आ सकती। इलेक्शन में जमहूरियत नहीं है, इलेक्शन एक जमहूरियत का हिस्सा है। और इलेक्शन जब तक साफ और शफाफ नहीं होता, हमारे साथ अब आपके सामने मिसाल है, एक तरफ हिंदुस्तान हमसाया, दूसरी तरफ अफगानिस्तान। दो मुल्कों में इलेक्शन हुए। हिंदुस्तान में इलेक्शन हुआ, जो हारा उसने हार मानी, जो जीता उसको मुबारक दी, पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर हो गई, हिंदुस्तान में जमहूरियत आगे बढ़ गई। अफगानिस्तान में इलेक्शन हुआ, एक नेशनल क्राइसिस आ गया। दोनों कहते हैं हम जीत गए, दो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स दोनों जीत गए, मानते नहीं है। जो हारा है वो कहता है मैं नहीं हारा। और अफगानिस्तान में अगर ये इशू धांधली की वजह से जो इशू खड़ा हुआ है ये रिजॉल्व ना हुआ तो वहां खून होने जा रहा है। तो हमें सीखना चाहिए कि अगर साफ और शफाफ इलेक्शन होते हैं जमहूरियत आगे बढ़ती है। जब धांधली शुदा इलेक्शन होते हैं जमहूरियत को नुकसान पहुंचता है। हम आज बिल्कुल वही कर सकते थे जो अफगानिस्तान में अब्दुल्ला कर रहा है। हम भी ना मानते इलेक्शन। 11 मई को हमें पता क्या हुआ है, हम भी इलेक्शन ना मानते, लेकिन हमने मुल्क के हालात देखे, जो हमने हालात देखे ये दहशतगर्दी की जंग की वजह से जो मुल्क में इंतशार है वो देखा, माशी हालात देखे। हमने फैसला किया कि हम इसके बावजूद कि धांधली हुई है हम इलेक्शन कबूल करते हैं मुल्क की खातिर। हम भी अब्दुल्ला की तरह कह सकते थे कि हम नहीं कबूल करते। मुल्क के लिए हमने कुर्बानी दी, लेकिन हमने तब कहा कि हमने धांधली कबूल नहीं की और हमने एक डिमांड की कि सिर्फ 4 हलकों की आप ऑडिट कर दें। और ये मैं 14 महीने पहले की बात कर रहा हूं। हमने कहा आप 4 हलकों की ऑडिट कर दें, जो भी उसमें रिजल्ट निकलता है, अगर तो धांधली निकलती है इन्वेस्टिगेट करें, कौन जिम्मेदार था।
اور اگر نہیں نکلتی ہم قبول کر لیتے ہیں, ہم ایکسپٹ کر لیتے ہیں. ہمارے 60 اور حلقے ہیں, ہم سارے فوگو کر دیتے ہیں اگر 4 حلقوں میں دھاندلی نہ نکلی. وہ 4 حلقے جن کو ہم نے سارے دروازے کے اوپر دستخط دی, الیکشن کمیشن کے پاس گئے, کوئی رسپانس نہیں, سپریم کورٹ میں گئے, کوئی رسپانس نہیں, ٹرائیبیونلز کے اندر کیس گئے, 4 مہینے میں ڈیسائیڈ کرنا تھا, 14 مہینے ہو گئے, نہیں ڈیسائیڈ ہوا. اور جو کیسز ڈیسائیڈ ہوئے ہیں, جو ادھر تک پہنچے ہیں, وہ صرف ہمارے 2-3 کینڈیڈیٹس تھے. ایک کراچی میں زبیر خان, حلقہ NA 258 256, اس نے 15 لاکھ روپیہ اکٹھا کیا, کاؤنٹنگ کروائی, 70,000 ووٹ کی کاؤنٹنگ کروائی, صرف 6,000 ووٹ 70,000 میں سے ویلڈ نکلے, باقی سب انویلڈ ووٹ تھے. صرف 70,000 کی تھی تو 2.5 لاکھ 3 لاکھ ووٹ. دوسرا, جہانگیر ترین نے اپنی 2 کروڑ روپیہ خرچ کر کے اپنا فائنلی ان کو اپنے انصاف کے کھلوایا اپنے انہیں حلقے, جو اب کاؤنٹنگ شروع ہوگی. لیکن ابھی ثابت ہو گیا کہ سارے بیگز کھلے تھے, کئی بیگز کو انہوں نے کہا دیمک آ گئی ہے, 50,000 ووٹ ابھی سے پتہ ہے ان کو کہ جعلی ہے. یہ 1-2 کروڑ روپیہ لگا یہاں پہنچنے میں, ابھی کاؤنٹنگ ہونی ہے. اور ایک تیسرا حلقہ حامد زمان نے NA 118 کھلوایا. اب میں ذرا آپ کو بتا رہا ہوں کہ کس لیول کی دھاندلی ہوئی ہے, یہ چھوٹی موٹی دھاندلی نہیں ہوئی. NA 118 کے اندر حامد زمان نے 60 لاکھ روپیہ خرچ کیا کاؤنٹنگ کے لیے, 60 لاکھ روپیہ. جب وہ ایک جج مغل, جسٹس مغل, انہوں نے جب اس کو 2 ہفتے لگا کے پوری ایک ایک ووٹ کو کاؤنٹ کیا, تو آپ سب کو پتا ہونا چاہیے کہ جو رزلٹ نکلا کہ پہلے تو 325 بیگ میں سے 250 بیگ کھلے ہوئے تھے, سیلز ٹوٹی ہوئی تھی. اس کے بعد 1,70,000 جو ووٹ پڑا, اس میں سے 85,000 جعلی ووٹ تھا. تو چھوٹی ریگنگ نہیں تھی. تو یہ تو لوگوں نے پیسہ خرچ کر دیا, ان کے پاس تھا. 80% ہمارے کینڈیڈیٹس نئے تھے, 35% نوجوان تھے. کس کے پاس پیسہ ہے کہ پہلے الیکشن لڑو اور اس کے بعد انصاف لینے کے لیے کون پیسہ خرچ کر سکتا ہے؟ تو اس سسٹم کے اگینسٹ 14 اگست ہم نکل رہے ہیں. انشاءاللہ 14 سے پہلے اب ہم نے پورا ٹریس کر لیا کہ یہ کیسے ہوا. ہمیں پتہ ہے کون ملوث تھا اس میں, ہمیں پوری یہ بھی سمجھ آ گئی ہے کہ کس طرح کیا گیا. یہ لوگوں کے سامنے ہم ثبوت دیں گے کہ کیسے دھاندلی کی گئی. اور میں آپ کو ابھی یقین دلاتا ہوں کہ جب بھی, اور یہ کھلے گا سارا, میں آج آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا فراڈ ہوا ہے پچھلے مئی 11 کو پچھلے الیکشن میں. اتنا بڑا فراڈ ہوا ہے کہ یہ چھپ ہی نہیں سکتا. یہ جو مرضی کر رہی ہے ابھی اب چھپتا. اور ہم نے 14 اگست صرف ایک وجہ سے کی ہے کہ سب مافیا اکٹھے ہو گئے ہیں. یہ اکٹھے ہیں, نون لیگ اور پیپلز پارٹی اکٹھی ہے اس میں. دونوں چاہتے ہیں کہ انکشاف نہ ہو, کیونکہ انہوں نے پنجاب میں کیا, انہوں نے سندھ میں کیا, اور MQM نے کراچی میں کیا, اور سب نے مل کے کیا ہے. کسی کا انٹرسٹ نہیں ہے کہ کسی طرح یہ الیکشن کھلے, کیونکہ یہ اسی طرح کے الیکشن چاہتے ہیں. نون لیگ کا ذرا ایک سٹیسٹک آپ کو دینے لگا ہوں. جو بھی آپ میں سے کوئی پولیٹکس کا سٹوڈنٹ ہے, اس کے سامنے میں سٹیسٹک رکھتا ہوں کہ ان کو 2008 میں نون لیگ کو 6.8 ملین ووٹ پڑی, 68 لاکھ. 2008 میں 68 لاکھ. APDM کا بوائیکاٹ ہوا, ہمارے ساتھ یہ تھے. لاسٹ منٹ میں میاں صاحب نے کلا بازی کھا کے الیکشن لڑ لیا, ہم سب کو نہر کے پل کے اوپر چھوڑ کے خود الیکشن لڑ لیا. ہمارا بھی ووٹ سارا ان کو پڑ گیا. سارے APDM کا, لائرز کا, سب کا ووٹ ان کو پڑا. 8 سال سے باہر گئے ہوئے تھے, اینٹی مشرف ووٹ سارا پڑا. تو 68 لاکھ ووٹ پڑا. 2013 میں جبکہ نیشنل گروتھ ریٹ سے ایگریکلچر گروتھ ریٹ 1% کم, پنجاب کی تاریخ میں کبھی اتنی کم ایگریکلچر گروتھ ریٹ نہیں تھی.
इकोनॉमिक ग्रोथ रेट पंजाब की तारीख में 1% कम। ये कभी इतनी बुरी पंजाब की हालत बेरोजगारी नहीं हुई, क्योंकि इन्होंने 18वीं तरमीम में मियां साहब ने तीसरी बारी लेने के लिए बिजली और गैस उन सूबों को दे दी जिधर से वो निकलती थी। तो पंजाब में डेफिसिट था, वह गैस भी कम हो गई, बिजली भी कम हो गई, बेरोजगारी भी बढ़ गई, इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी गिर गई, एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट भी गिर गई। अब आप सोचें कि बेरोजगारी भी बढ़ जाए, अब पंजाब में किसान भी मायूस, मजदूर भी मायूस, टीचर सड़कों पर प्रोटेस्ट करने के लिए निकले, नर्सेज निकली, डॉक्टर्स निकले, स्टूडेंट्स निकले, उनके पेपर्स इन्होंने खराब कर दिए, इन्होंने खुदकुशी कर ली। यानी जब इतना बुरा परफॉर्मेंस थी तो 6.8 मिलियन से नून लीग को 2013 में कितनी वोट पड़ती है? 14.7 मिलियन। यानी कैसे ये हो सकता है कि दुगनी से भी ज्यादा वोट पड़ जाए? ये आप उठा के देख लें, पहले सारे रिजल्ट्स पीछे देख लें, कैसे उनको इतनी ज्यादा वोट पड़ गई। और इंशाल्लाह आपको हम ये इंकिशाफ करेंगे, हम आपको सबूत देंगे कि कैसे इन्होंने इतनी बड़ी वोट ली और किस तरह ली और क्या हरबे इस्तेमाल किए। ये सब अब हम आहिस्ता 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 आहिस्ता, अल्लाह अल हक है, सच कुछ कोई छुपा नहीं सकता, सच सामने आएगा और इंशाल्लाह 14 को सामने लाएंगे। लेकिन 14 क्यों जरूरी है? अगर हमने ये इस इलेक्शन को एक्सपोज ना किया, अगर इलेक्शन की पहले लोगों को सजाएं ना मिली जिन्होंने इस धांधली में शिरकत की, और बड़े बड़े नाम हैं इसमें जिन्होंने शिरकत की है, आप इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे कि साजिश ऊपर हुई है। ये नीचे के स्टाफ ने साजिश तब की जब ऊपर से शुरू हुई। इसमें बड़े बड़े नाम इन्वॉल्व है, सब ने मिलके एक एम से किया। ये सुनामी से डर गए लोग, बाहर से आए वोट डालने के लिए, सुबह के 8 बजे लाइनें लगी जो कभी पाकिस्तान में किसी ने देखा भी नहीं है, इतनी पब्लिक निकली। उस खौफ में इन्होंने उतनी धांधली कर दी जो अब छुप नहीं रही। तो इंशाल्लाह हम ये सारा साबित करेंगे और हम बताएंगे कि कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है। हम फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे कि इनको आर्टिकल 6 के तहत सजाएं दिए जाएं कि पब्लिक की फंडामेंटल राइट टू इलेक्ट द लीडर्स को, उस राइट को वायलेट किया इन्होंने। ये आर्टिकल 6 लगता है इनके ऊपर। हम ये भी बताएंगे कि जो ये आरोज थे, इन्होंने किसके कहने पे जो किया, जो हामिद ज़बान का हल्का मसलन, क्या उसको नजर नहीं आया कि 250 बैग खुले हुए थे? क्या उसको ये नहीं पता चला कि 85,000 वोट जाली था? उसे नहीं पता चला? और अगर पता, या तो वो खुद, अगर तो या तो वो इनकॉम्पिटेंट था, वैसे उसे सजा देनी चाहिए। अगर नहीं था तो किसने उसको ऑर्डर दिया? फिर किसने? कहते हैं जी जो इंक थी वो जाली थी। गवर्नमेंट की अपनी स्टेटमेंट है कि 60 से 70,000 वोट पड़ी नहीं जाती। तो जाली अगर स्याही थी और अगर स्याही ठीक नहीं थी या पेपर ठीक, कौन जिम्मेदार था इतने बड़े फ्रॉड का? तो इंशाल्लाह ये 14 को आपके सामने लाएंगे। लेकिन मैं फिर से अब आता हूं 14 पे। देखें, अगर इलेक्शन का सिस्टम ठीक नहीं होता तो आप याद रखें कि अवाम की वोट से चेंज नहीं आने लगा। हम जो मर्जी कर लें, पाकिस्तान में चेंज नहीं आएगा। ये माफिया बैठे रहेंगे। ये जिस तरह की इलेक्शन लड़ते हैं, हम इनका धांधली में मुकाबला नहीं कर सकते। अगर आप धांधली में मुकाबला करेंगे तो उसी तरह के कैंडिडेट्स लेके आएंगे जो कि धांधली करेंगे और जो कि ईमानदार नहीं होंगे। वो कैसे असेंबली में आके मुल्क ठीक कर सकते हैं? अगर हमने चेंज लेके आना है, चेंज आएगा नए कैंडिडेट से। नए कैंडिडेट्स वो होंगे जो ईमानदार होंगे। उन लोगों को अगर आपने टिकट देनी है, वो इस इलेक्शन सिस्टम में नहीं जीत सकते। यहां वो आतिफ बैठा हुआ है, नेशनलिटी अपनी छोड़ी इसने, बड़े जोशो खरोश से पाकिस्तान लाहौर पहुंचा, पूरी कैंपेन की। आतिफ से मैं तो चाहता था कि उसको, आतिफ को यहां बुलाते, वो आपको बताता कि उसने क्या क्या चीजें देखी है। इसके मुखालिफ को 1,40,000 वोट पड़ी थी। हाँ, 1,25,000 इसके मुखालिफ को वोट पड़ी है। और मैं आपको लिख के देता हूं कि जिस वक्त भी काउंटिंग होगी, इसमें से कम आधी जाली वोट है। तो ये बेचारा यहां से गया, नेशनलिटी अपनी छोड़ी, इसने दुकान गया, वहां जाके मेहनत की और सामने इसने खुद
आतिफ ने खुद एक जाके देखा कि एक इलेक्शन कमीशन पोलिंग स्टेशन के साथ एक और पोलिंग स्टेशन था, बाय चांस इसको मिल गया। उसमें क्या देखता है कि इसका जो मुखालिफ है और उसकी बीवी ठप्पे लगा रहे हैं, तो ये बेचारा पुलिस के पास भागा भागा गया। उसे नहीं पता था कि पुलिस भी साथ मैच फिक्सिंग में मिली हुई है उनके साथ, क्योंकि मैच पूरी तरह फिक्स हुआ था। तो हमने 14 को, ये मेरा आपसे वादा है, मुबशर ने कहा कि 14 के कहीं हम इधर उधर ना हो जाए। मुबशर, आप मुझे कितनी देर से जानते हैं, कितनी दफा आपने मुझे कितनी दफा देखा मैदान छोड़ के भागते हुए। तो ये मेरा आप सबके सामने मैं आज दावा करता हूं कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा सैलाब 14 को इस्लामाबाद पहुंचेगा इंशाअल्लाह। और ये सैलाब ये हकीकी आजादी लेने के लिए जाएगा, क्योंकि आजादी तो तब है जब जमहूरियत है। जमहूरियत का मतलब आजादी। जब तक आपकी जमहूरियत हकीकी नहीं है, ये माफिया कब्जा करके बैठे रहेंगे ऊपर। इनको आप नहीं हटा सकते इस सिस्टम के अंदर। ये सिस्टम समझ बैठे हैं, ये पैसे देते हैं, ये पुलिस का इस्तेमाल करते हैं। हमने एक बाय इलेक्शन के अंदर डीआईजी पुलिस, उसकी टेप सुनाई है जलसे के अंदर, जिधर वो डीआईजी पुलिस वोट मांग रहा है कैंडिडेट के लिए, नून लीग के लिए। आप सोचें कि ये सिर्फ यही नहीं कर रहे कि ये सारे सिस्टम को करप्ट कर रहे हैं, ये इंस्टीट्यूशंस को तबाह कर रहे हैं। ये पुलिस का जो इस्तेमाल कर रहे हैं। जब पुलिस को कहेंगे कानून तोड़ो, तो पुलिस से क्या आप उम्मीद रखते हैं? आपने देखा मॉडल टाउन में पुलिस ने किया क्या, कि निहत्थे लोगों के ऊपर 85 लोगों को जिस्म पे गोलियां मारी इन्होंने, 14 लोग मरे। ये कौन सी पुलिस? 2 औरतों को पॉइंट ब्लैंक मुंह में गोलियां मारी इन्होंने। ये जो भी मिनाजुल कुरान के बाहर किया, कौन सी पुलिस ऐसे करती है? इन्होंने पुलिस को तबाह कर दिया, इन्होंने ब्यूरोक्रेसी तबाह कर दी है, अपने पावर में रहने के लिए इन्होंने इदारे तबाह कर दिए हैं, इन्होंने एजुकेशन डिपार्टमेंट से सारी नीचे करप्शन करवाई है। हम साबित करेंगे कि एजुकेशन का सेक्रेटरी पंजाब का मिला हुआ था साथ इनके, उसने सारे स्टाफ से धांधली करवाई, ऊपर से लेके नीचे तक सारा निजाम करप्ट किया मुल्क का अपनी पावर के लिए, क्योंकि पावर में पैसा है। 20 साल पहले शरीफ खानदान की कितनी प्रॉपर्टी दी थी इंग्लैंड में? मैं तो यहां, आपको पता है 40-45 साल से, मुझे तो पता है कितने इनके महल थे यहां। आज आप इनकी प्रॉपर्टी देखें लंदन के अंदर, ये इंग्लैंड में फॉरेन इन्वेस्टर्स में से सबसे बड़े इन्वेस्टर है इंग्लैंड के अंदर। लोगों को कह रहे हैं, जिस तरह मुबशर ने कहा, लोगों को कह रहे हैं पाकिस्तान में आके इन्वेस्ट करो। मैं कितना बड़ा इश्तिहार, अच्छा सारी इनकी जो कामयाबी है वो इश्तिहारों में है। अरबों रुपए के गरीब वहां के टैक्स के पैसे से हर दूसरे दिन इश्तिहार निकाला था। एक दिन मैंने इश्तिहार देखा, नवाज शरीफ कह रहा है बहुत शुक्रिया इन्वेस्टर्स का, आपने पाकिस्तान में आके इन्वेस्ट किया। मैंने फिर से पढ़ा कि इन्वेस्टर्स का शुक्रिया अदा कर रहे हो कि पाकिस्तान में आके इन्वेस्ट किया, और अपनी इनकी इकोनॉमिक सर्वे क्या कह रही है कि पाकिस्तान की तारीख में कभी इतनी कम इन्वेस्टमेंट हुई नहीं जो पिछले 1 साल में हुई है, और शुक्रिया अदा कर रहे हैं। आधे पेज का कम से कम 50 लाख का एक अखबार में ऐड छपा होगा, बड़ा शुक्रिया अदा कर रहे हैं इन्वेस्टर्स का। तो ये रिश्वत है, मीडिया को रिश्वत देते। इन्होंने सबको खरीदा, मीडिया को इन्होंने खरीदा, जजेस को इन्होंने खरीदा, पुलिस को इन्होंने तबाह किया। रिपोर्ट है अब्बास खान की, लिफाफा जर्नलिज्म इन्होंने शुरू की। आर्मी चीफ के घर BMW खड़ी करके उसको चाबी देने की रिश्वत देने की कोशिश इन्होंने की। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर इन्होंने हमला किया, पुलिस को इन्होंने तबाह किया, ब्यूरोक्रेसी को इन्होंने, मेरिट सिस्टम इन्होंने खत्म किया। अब देख कौन सी जमहूरियत है कि कौन सी जमहूरियत में प्राइम मिनिस्टर एक शरीफ, चीफ मिनिस्टर दूसरा शरीफ, चीफ डिप्टी चीफ मिनिस्टर शरीफ का उसका बेटा, 100 अरब रुपए के फंड के ऊपर प्राइम मिनिस्टर की बेटी, उसकी क्या क्वालिफिकेशन है किसी को नहीं पता, भांजा स्टेट मिनिस्टर वापडा का, और समधी बन गया फाइनेंस मिनिस्टर जो सारे पैसे संभाल रहा है। ये कौन सी डेमोक्रेसी में होता है? इसलिए 14 को पाकिस्तान की हमने तारीख बदल ली है। हमने इस माफिया से इस मुल्क को आजाद करवाना है। जब तक ये मुल्क इस माफिया के हाथ में कोई उम्मीद ना रखे, इन्होंने ना इदारे बनने देने हैं, इन्होंने ना इस मुल्क में जमहूरियत आने देनी है,
मीडिया हाउसेस को, एक मीडिया हाउस को बहुत पैसा खिलाया इन्होंने, तो इन्होंने किसी को नहीं छोड़ना। हमने हकीकी जमहूरियत के लिए, और याद रखें हकीकी जमहूरियत का मतलब आजादी, आजादी की जंग लड़नी पड़ती है। ये जो 14 को होगा, ये आप ये ना समझें कि ये सोच रहे हैं कि जी किसी तरह हम पीछे हट जाएंगे, पीछे बिल्कुल नहीं हटेगा। इनको पता नहीं है कि इस वक्त तहरीक इंसाफ के अंदर किस तरह का नौजवान है। इनको ये नहीं अंदाजा कि तहरीक इंसाफ के अंदर जुनून कैसा है। मैं अभी 27 जून को भावलपुर में जलसा कर रहा था, पता नहीं आप में से कितनों ने वो क्लिप देखा है जलसे का, देखा किसी ने वो जलसे का? 27 जून और भावलपुर, यानी भावलपुर वो जगह है और मुल्तान वो जगह है जिधर लोग सोचते हैं कि उसकी लोग कहते हैं, एक कहावत है कि भावलपुर या मुल्तान से एक आदमी जब दोजक में गया तो उसने कहा मुझे कंबल की जरूरत है। यानी वहां इतनी गर्मी थी, 47 डिग्रीज था। यहां इसी में जो अंग्रेज लोग इतनी गर्मी में बेचारे बेहोश होना शुरू हो जाते हैं। 47 डिग्रीज, सारा पूरा का पूरा स्टेडियम जैम पैक्ड और सार्डिन्स की तरह खड़े। मेरा वो स्टेज बड़ा ऊपर था। आप यकीन करें कि मैंने जब तकरीर कर रहा था, मेरी तो प्रैक्टिस है धूप में क्रिकेट खेलने की, 21-25 साल अपनी जिंदगी के धूप में क्रिकेट खेला हूं, तो मैं तो गर्मी बर्दाश्त कर सकता हूं। लेकिन वहां गर्मी का ये आलम था कि मैं इतना ऊपर उनसे खड़ा हूं और जो भाप आ रही थी नीचे से, उससे मेरे सारे कपड़े भीग गए। यानी इतनी गर्मी में ये सिर्फ तहरीक इंसाफ के लोग निकल सकते हैं और कोई नहीं निकल सकता। तो क्या है ये खुलने वाला? अच्छा एक मिनट, रोजा खोल लें और मेरी बातें सुनते रहे। मुझे भी जल्दी जरा कोई चीज दो, पानी देना मुझे। हाँ, लेकिन रोजा खोलें, अभी बैठे रहे आराम से, मैं 5 मिनट और बात करूंगा आप। अच्छा, खाते भी रहे और मेरी बात भी सुनते रहे। तो हमने बातें करने की जरूरत नहीं है, रोजा खोल रहे हैं हम, खामोशी से रोजा खोलें। मैं भी तो खड़ा हूं आपके सामने। अच्छा, तो 14 को जो भी आपकी आज डोनेशन आएगी और जो आपने पैसा इकट्ठा किया है, वो सारी हम 14 की तैयारियों पे लगाएंगे इंशाअल्लाह। 14 को हमने एक नया पाकिस्तान बनाना है। 14 को हमने डिमांड करनी है एक नई इलेक्शन कमीशन। 14 को जो मैं 14 को एक और ऐलान करूंगा, वो 14 को करूंगा। लेकिन मैं आपको आज बता रहा हूं, मैं आज नून लीग को और नवाज शरीफ को और नून लीग को एक चैलेंज दे रहा हूं कि मियां साहब, ना आप ना आपकी पार्टी 14 की हमारी आजादी मार्च आप बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। बेहतर यह है कि अभी से ही आप ये सारे इलेक्शन को खोलें और अभी से इन्वेस्टिगेशन शुरू करें, क्योंकि 14 के बाद हम आपको बताएंगे कि आपने क्या क्या किया है। 14 को हम आपके सामने सबूत देंगे कि किस तरह धांधली हुई है। 14 को हम आपको बताएंगे कि कैसे आपने जाली मैंडेट लिया है। और दूसरी चीज, अब सबके सामने दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूं, आप रोजा खोलते रहें। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, इस वक्त नॉर्थ वजीरिस्तान से 8 लाख से ज्यादा मुतासरीन निकल चुके। इन 8 लाख में 3.5 लाख से 4 लाख बच्चे हैं। इसमें 1.5 लाख औरतें हैं बुरे हालात में। ये जैसे निकले हैं, घर में से जो इन्होंने उठा सकते थे वो लेके निकले, कोई पैसा नहीं है इनके पास, बुरी हालात में। इंशाअल्लाह पख्तूनख्वा की हुकूमत इनके लिए पूरा जोर लगा रही है। हमने आपसे फैसला किया, हमारे स्पीकर वहां बैठ रहे हैं, हमने वहां कंट्रोल रूम्स बनाए हैं। हम पूरा अपनी गवर्नमेंट भी, तहरीक इंसाफ भी, इमरान खान फाउंडेशन, हम पूरा जोर लगा रहे हैं
اور کبھی یہ نہ سمجھنا کہ لانگ مارچ اور اس کا کوئی تضاد ہے. وہ 8 لاکھ لوگوں کی ہم پوری کوشش کریں گے. ہم اب انٹرنیشنل این جی اوز کو بھی بلائیں گے, وہاں پورا زور لگائیں گے, لیکن 20 کروڑ لوگوں کے لیے 14 اگست کی مارچ بھی کریں گے. یعنی یہ دونوں کریں گے مجھے سب سے زیادہ افسوس یہ ہے کہ یہ پوری, ایک تو بیچارے وہ لوگ متاثر ہیں. میں اس لیے کہتا تھا آپریشن نہ کرو, کیونکہ میں کہتا تھا کہ وہاں لوگ بیچارے بستے ہیں, ان کا کیا بنے گا. ہمیں پوچھے بغیر, ہمیں بتائے بغیر سینٹرل حکومت نے آپریشن کروایا. ہمیں کوئی پتہ نہیں تھا. پیسے ہمارے پاس نہیں, نہ انہوں نے بجٹ میں ایلوکیٹ کیے ہیں. ہسپتال اوور فلڈڈ ہیں, ہسپتال نہیں دیکھ سکتے اتنے زیادہ. پہلے سے 15 لاکھ متاثرین بیٹھے ہوئے ہیں پختونخوا میں, اور 8 لاکھ آ گئے ہیں. وہاں کی ساری نہ ہسپتال دیکھ سکتے ہیں. لا اینڈ آرڈر سچویشن برے حالات میں ہے. پہلے 700 پولیس والے شہید ہو چکے ہیں. لیکن اس کے باوجود انشاءاللہ چیلنج دیں گے پوری طرح ہم. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں آج کہ ذمہ دار اس اتنے بڑے سانحہ کے میں پرائم منسٹر کو ٹھہراتا ہوں. پرائم منسٹر کی ذمہ داری تھی کہ ہم سب کی تیاری کرواتا. پرائم منسٹر کی ذمہ داری تھی کہ ڈائیلاگ کو لیڈرشپ دیتا, جو نہیں دی اس نے. پرائم منسٹر کی ذمہ داری تھی کہ جب آپریشن شروع ہوا تو تیاری کرتے کہ یہ 8 لاکھ لوگ نکلیں گے, کون ان کا دھیان رکھے گا. کس کے پاس اتنی ریسورسز ہیں کہ 8 لاکھ متاثرین پختونخوا تو نہیں ان کو دیکھ بھال کر سکتے. اور ہم سب ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں کہ پتہ چل رہا ہے کہ آپریشن شروع ہوا ہے. میں پرائم منسٹر کو اس کا ذمہ دار ٹھہراتا ہوں. میں ابھی کہنا چاہتا ہوں کہ جو بھی ہوگا ہم ان کو ذمہ دار ٹھہرائیں گے. ہم ان سے ابھی پوری ڈیمانڈز لسٹ کریں گے کہ کیا کیا چیزیں چاہیے پختونخوا میں. ہم جس طرح میں نے کہا کہ ہماری گورنمنٹ پورا زور لگائے گی, لیکن ہم انسسٹ کریں گے کہ اپنی ذمہ داری سے پیچھے نہیں ان کو ہٹنے دیں گے. ذمہ دار یہ ہیں, ان کی ڈیوٹی تھی کہ تیاری, کیونکہ فاٹا سے لوگ آ رہے ہیں, پختونخوا میں تو نہیں ہیں لوگ, یہ تو سارے فیڈرل ایڈمنسٹریٹڈ ایریا سے آ رہے ہیں جو فیڈریشن کی ذمہ داری ہے. تو اس کے اوپر ہم انشاءاللہ اپنا پورا زور لگائیں گے, لیکن ہم ان کو ذمہ دار ٹھہرائیں گے کیونکہ انہوں نے پہلے تیاری کروانی چاہیے تھی لوگوں کی. ایمرجنسی ہاسپٹلز بنانے چاہیے تھے یہ آپریشن کرنے سے پہلے, تاکہ ہم تیار ہوتے ان کے لیے. آخر میں آپ سب کا پھر سے شکریہ ادا کرتا ہوں. روزے میں آپ سب آئے. میں آپ کا اس لیے بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو بھی آج پیسہ اکٹھا ہوگا وہ انشاءاللہ ہماری 14 اگست کی آزادی مارچ پہ خرچ ہوگا. یہ پاکستان کی ایک نئی تاریخ بنے گی. یہ وہی جو 11 مئی 2013 میں الیکشن کا فراڈ ہوا تھا, جدھر رکی تھی تحریک ایک نئے پاکستان کی, 14 اگست کو وہیں سے تحریک آگے جائے گی. اور انشاءاللہ میرا اللہ میں ایمان ہے کہ پاکستانی قوم فیصلہ کر بیٹھی ہے. یہ جو عوام کا سمندر 14 کو جائے گا, میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں کہ اگر آپ 2-3 دن نکال کے آئیں, کیونکہ آپ اپنی آنکھوں کے سامنے ایک نیا پاکستان بنتے دیکھ رہے ہوں گے انشاءاللہ. مجھے مبشر لقمان نے کہا فلسطین کا, میں نے ٹویٹ میرا 10 لاکھ لوگ میری ٹویٹ پہ ہیں, تو اس کے اوپر تو میں نے اس کو بڑا سخت زبان سے کنڈیم کیا. میں آج پھر کہنا چاہتا ہوں کہ ظلم کی انتہا ہے کہ میڈیا ایسے پورٹرے کر رہا ہے کہ جیسے دو ایکولز کے اندر جنگ ہو رہی ہے. ایک طرف بیچاروں کے اندر ہوم میڈ میسائلز ہیں جو کہ کوئی ڈیمیج نہیں کر رہے ہیں, دوسری طرف دنیا کی سب سے طاقتور فوج ظلم کر رہی ہے شہریوں کے اوپر, F-16 استعمال کر رہی ہے. اور مجھے افسوس, میں ٹی وی میرے سے دیکھا نہیں جا رہا ٹی وی, کیونکہ جس طرح کی ٹی وی کوریج دی جا رہی ہے اتنی بائسڈ ہے. کیونکہ اصل میں اگر کوئی اور ہوتا ہے اسرائیل کے علاوہ تو آج ساری دنیا نے ان کے اوپر سینکشن لگا دینی تھی. جس طرح نہتے شہریوں کو مارا جا رہا ہے, ہم سارے فلسطینوں کے لیے دعا کرتے ہیں, غازہ میں رہنے کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو صبر دے, طاقت دے. اور ہم یہ کنڈیم کرتے ہیں کہ یہ جس طرح کی اسٹیٹ ٹیررزم ہو رہی ہے نہتے لوگوں کے خلاف. بہت شکریہ.